जय हिंद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश ठाकुर एंड उनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे डायरिया इन चिल्ड्रन। ही इज स्पेशलिस्ट इन पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट इन सुभारती मेडिकल कॉलेज। सर, हमें थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश ठाकुर है। मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स सफदरजंग हॉस्पिटल से किया है। उसके बाद पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर में मैंने फेलोशिप किया है गंगाराम हॉस्पिटल में, और मैं सुभारती अस्पताल से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। सर, जैसे डायरिया इन चिल्ड्रन, दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बच्चों में दस्त लग जाना जी। पर इसके ना कारण कभी भी पेरेंट्स को बहुत क्लियरली नहीं पता होते हैं। कोई कह देता है कि लू लग गई, कोई लगता है इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके जो मोस्ट कॉमन कारण हैं वो वायरल डायरियाज़ आर वेरी कॉमन नाउ डेज। 90% केसेस में वायरल डायरियाज़ होते हैं। 10% केसेस में अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल है, पैरासिटिक है, बट मोस्ट कॉमनली इट्स अ वायरल डायरिया। मीन्स देयर इज ऑलवेज अ रीजन। वो वायरल डायरिया होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या अनहाइजीनिक फूड और ये सब? नहीं, वायरस का इन्फेक्शन तो इट डिपेंड्स अपॉन इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड, इम्यूनिटी कैसी है। और वायरस इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी स्टेटस है, और वायरस इन्फेक्शन तो इट कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम। सर, क्या इसका सीजनल वेरिएशन? या इट डज हैपन विद अ सीजनल वेरिएशन। नाउअडेज वी आर हैविंग लॉट ऑफ चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे हमारे पास इस टाइम पे आ रहे हैं जो कि डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इनमें अगर हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं तो ठीक हो जाते हैं बच्चे। पर्टिकुलर रीजन सर सीजनल वेरिएशन की? क्या गर्मी में कोई वायरस या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं? फूड जैसे वायरल इन्फेक्शन की तो हमने बात कर ली, साथ के साथ फूड पॉइजनिंग भी बहुत कॉमन होती है। जैसे बच्चे बाहर खाने जाता है, बर्गर खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, या किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो वहाँ से वो लोग इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। जैसे सैल्मोनेला टाइफी भी है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है, उसमें भी डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं बच्चे। कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है जैसे जिराडिया है, इनसे जब इन्फेक्शन होता है तो बच्चों को डायरिया बहुत कॉमन है। क्या हम दस्त किस तरीके का है उस पे डिपेंडेंट भी इसको वेरिएशन में कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग का होगा या वायरल इन्फेक्शन का होगा या टाइफी के कारण होगा? यस, इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए बहुत वाटरी डायरिया हो रहा है, मतलब बच्चे को बिल्कुल पानी 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 जा रहा है, तो मोस्ट कॉमनली, और बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, और मतलब इन बिटवीन द डायरियल एपिसोड्स बच्चा नॉर्मल रहता है, तो मोस्ट कॉमनली ये वायरल की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन अगर बच्चा सिक लुकिंग है, लिथार्जिक है, लेटा हुआ है, बिल्कुल लिस्टलेस हो रखा है, मतलब काफ़ी चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, तो ये बैक्टीरियल डायरिया की तरफ इंडिकेट करता है, या कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन। सर, जनरली जब भी किसी के भी घर में डायरिया होता है, हमारे घर में भी जब भी होता है, तो लोगों को लगता नहीं है कि इट इज़ दैट बिगर डिजीज़ कि इसके लिए हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। घर पे ही पानी पिला देंगे, बच्चे को चावल खिला देते हैं, ये दही खिला देते हैं, हाँ जी, है ना? तो क्या पहले ही डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए, ये घर पे भी क्या रेमेडीज यूज़ करनी चाहिए फॉर द फर्स्ट स्टेप टू हैंडल डायरिया? इट डिपेंड्स कि कितनी फ्रीक्वेंसी उस बच्चे को हो रही है। एक कंडीशन, एक सिनेरियो ऐसा है कि 2 4 5 बार दस्त लगे, बच्चा ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा है कि इतने दस्त लगे कि बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है, उसको पेशाब आना कम हो गया है ना, इरिटेबल बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चा, तो ये बच्चा डिहाइड्रेटेड कैटेगरी में आएगा। दिस चाइल्ड शुड इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। ये एकदम डॉक्टर के पास जाना चाहिए बच्चा। और दूसरी जो कंडीशन है, उस केस में ORS पिला सकते हैं, जैसा लोग दही खिलाते हैं, मांड का पानी देते हैं, चावल का, ये सब होम रेमेडीज़ भी ट्राई की जा सकती हैं। ORS का सर जो एक एग्जैक्ट कंसंट्रेशन या जो वो होता है कि कितने पानी में कितना ORS, पानी कैसा होना चाहिए, वो भी कुछ मैटर करता है? इट डज मैटर। जैसे कि ORS आजकल आप देखेंगे कई बार टेट्रा पैक में आजकल यूज़ होता है, तो उसमें कई बार अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन नहीं होती है। आइडियली वी शुड टेक जो WHO ORS के पैकेट्स आते हैं इलेक्ट्राल के नाम से, या और भी किसी कंपनी के नाम से आते हैं, उसको 1 लीटर, आजकल तो बोतल बहुत कॉमन है, मिलती है बाहर में, आप 1 लीटर मेजर करके उसको एक पुड़िया को उसमें डालना है, पूरा जो पैकेट होता है, और उसको ओवर 24 आवर्स यूज़ करना है। अगर वो 24 आवर्स में यूज़ नहीं हो पा रहा है तो यू थ्रो इट एंड मेक न्यू वन। एक न्यू वन। या अगर मान लीजिए हो गया
और ज़रूरत पड़ रही है तो एक नया बनाना है, बट सेम प्रोसेस रहेगा, एक पैकेट को 1 लीटर पानी में। इनटेक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर उसकी? इनटेक की फ्रीक्वेंसी पहले तो बच्चे का थर्स्ट पे डिपेंड करता है, कितने लूज स्टूल हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर हम लूज स्टूल के ऊपर भी लेके चलें तो 10 ml पर केजी के हिसाब से बच्चे का जैसे है, मान लीजिए 5 किलो का बच्चा है, हर दस्त के बाद कम से कम 50 ml उसको पिलाना चाहिए, ये इसका तरीका है। सर जैसे कि बच्चे में अगर दस्त है और वो हमें लगने लग गया कि थोड़ा सा आलस में जा रहा है या इरिटेबल हो रहा है, डॉक्टर को दिखा भी दिया, उसके बाद कई बार ना पेरेंट्स को लगता नहीं है कि दिस इज़ द डिजीज़ जिसके लिए एडमिट होना चाहिए। तो ऐसे में अवेयरनेस कॉज करने के लिए लोगों को क्या, व्हाट शुड बी द स्टेप? इसमें अगर हम डिले करते हैं तो डायरिया वैसे तो देखिए बहुत सिंपल लगता है कि बहुत सिंपल सी बीमारी है, दस्त ही तो लग रहे हैं, क्या हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ये एक बार कॉम्प्लिकेट हो जाए तो बच्चा मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जा सकता है एंड द चाइल्ड कैन डाई ऑल्सो। इसमें बहुत कॉमन है, मतलब अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें हम लोग तो निमोनिया फॉलोड बाय डायरिया, तो इट्स डायरिया बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। सो इट शुड बी लाइक वी शुड फॉलो द डॉक्टर्स ऑर्डर्स। अगर वो कहते हैं कि घर पे हैंडल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। क्योंकि डायरिया में ग्रेडिंग होती है, जैसे अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको ग्रेड करते हैं, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन तक तो आप मैनेज कर सकते हैं होम पे, बट अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया देन यू हैव टू गेट एडमिटेड। इसमें भी सर अब एक चीज़ मुझे और जाननी है कि जैसे डायरिया का अभी क्या अक्रेंस में कुछ डिफरेंस आया ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, या कुछ आपको स्पेसिफिक चेंज दिख रहा हो इन द अक्रेंस, मे बी आफ्टर कोविड या वायरल इन्फेक्शंस इंक्रीज हो गई हो, कुछ ऐसा भी है? इसमें क्या है कि पहले से डायरिया के जो पेशेंट्स हैं वो कम हुए हैं कंपैरेटिवली। उसका रीज़न जो मुझे लगता है, जो रोटा वायरस का मतलब हम लोग वैक्सीन देते हैं बच्चों को 6, 10 और 14 वीक्स पे देते हैं, इसकी वजह से काफ़ी कम एकरेंस है, प्लस सिवियरिटी भी कम है इसमें, और अवेयरनेस भी हम लोग जैसे करते रहते हैं तो अवेयरनेस से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। दिस वैक्सीन हैज़ बीन हेल्पफुल एंड यूजफुल इन रिड्यूसिंग दिस डिजीज। मीन्स रोटा वायरस इंजेक्शन, सर क्या ये रोटा वायरस इंजेक्शन जो आपने बताया ये हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है, सबको ही मिलता है? सबको ये नहीं है कि स्पेसिफिक अगर कोई चूज करेगा उसी को मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा, सबको ही मिलता है। एनी अदर प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन सर, कि जो कि डायरिया को प्रिवेंट किया जा सके इन अक्रेंस? डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैक्सीनेशन करना है। दूसरा, हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। जो भी बैक्टीरियल डायरियाज़ हैं, प्रोटोजोअल डायरियाज़ हैं, इनमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर, और हाइजीन का सबसे जो मुझे बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे लगता है हैंड वॉशिंग लगता है। अगर पेरेंट्स, बच्चे और घर में हैंड वॉश अगर प्रॉपर कर रहे हैं तो आई थिंक दिस विल सफाइस, इट विल बी इट विल बी एनफ। एनी अदर प्रिकॉशंस सर, सीजनल वाइज प्रिकॉशंस कुछ हों, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आजकल ज़्यादा दिख रहा है डायरिया, तो कुछ सीजनल वाइज प्रिकॉशंस दैट यू वुड सजेस्ट? सीजन वाइज प्रिकॉशंस में अभी तो जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा गर्मियों में होती है, बिकॉज दिस इज़ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर देम। तो इस सीज़न में हमें बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड करना चाहिए। जैसे अब छुट्टियां हैं तो बच्चे बाहर जाते हैं, पक्का नानी के घर जाएंगे या कहीं घूमने जाते हैं तो बाहर खाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डायरिया। और नानी के घर तो रोक टोक भी नहीं हो पाती। हाँ नहीं, वहाँ तो बच्चा काफ़ी लाडला है उनका, तो वो इस तरह से नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा अवॉइड करें बाहर की चीज़ें। यस, घर का फ्रेश बना हुआ खाना, रखा हुआ खाना ना खाएं। अगर रखते भी हैं तो फ्रिज में रखें और एक दिन के अंदर खाने को कंज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए। खाने में सर जैसे फ्रूट्स कैन आल्सो लीड टू डायरिया इन सम पेशेंट्स। चाइल्ड इज हैविंग डायरिया, उसमें अगर हम फ्रूट्स देते हैं तो डायरिया होगा, बिकॉज दैट इज ऑस्मोटिक डायरिया। वो शुगर होता है, शुगर वाटर को अपने साथ लेके नीचे से निकलता है, देन इट कॉजेस। एंड सर जैसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन कब होनी चाहिए? आफ्टर द सम पर्टिकुलर टेस्ट या कैसे? एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे मान लीजिए 7 डेज से डायरिया चल रहा है, फीवर भी चल रहा है, तो वी हैव अ सस्पिशन कि हो सकता है टाइफॉइड फीवर हो रहा हो, तो हम उसको देते हैं। अदरवाइज मान लीजिए खून भी आ रहा है बच्चे को लैट्रिन में, तो ये डिसेंट्री का एक सिम्टम है, तो इस केस में हम लोग देते हैं।
अगर मान लीजिए म्यूकस भी आ रहा है उसके अंदर, मतलब स्टूल के अंदर म्यूकस आ रहा है, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ऐसे केस में हमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। इन जनरल भी सर प्रोबायोटिक्स क्या एक रोल प्ले करते हैं इन गुड गट हेल्थ? यस, गट माइक्रोबायोटा, आजकल तो बहुत रिसर्च चल रही है गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस पे। तो ये देखा जा रहा है कि बहुत से डिजीज़ का कारण जो गट का माइक्रोबायोटा का डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से होता है। अगर कुछ पेरेंट्स क्या कहते हैं, या जो लोग हैं वो जाके ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उससे क्या होता है कि जो गट का माइक्रोबायोटा है, नॉर्मल जो फ्लोरा है वहाँ का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इससे भी इनको डायरिया के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बच्चे के अंदर। ओके तो नॉर्मली क्या कोई शेड्यूल होना चाहिए कि हर 6 महीने के बच्चे 6 महीने के बाद बच्चे को प्रोबायोटिक्स दे दो कुछ? ऐसा कोई शेड्यूल, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर प्रोबायोटिक देना चाहते हैं तो दही है, बेस्ट है हमारे पास दही, इसमें इट्स अ प्रोबायोटिक ओनली। तो ये हमें बच्चे के डाइट में इनकल्ट्रेट करना चाहिए जिससे कि उसको बेनिफिट मिले। सर एनी अदर एडवाइस दैट आप देना चाहेंगे आजकल के पेरेंट्स को कि जो कि इसमें हेल्प हो सके? फर्स्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। सेकेंड हाइजीन। थर्ड अवॉइड गोइंग आउटसाइड एंड ईटिंग। जितना हो सके, बच्चा है मानता नहीं है, यू कैन रिड्यूस द नंबर बट यू शुड ट्राई फॉर योर बेस्ट। ये चीज़ है। सर क्या ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरिया? यस, ट्रीटमेंट में आप देखेंगे हमेशा एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन मिलती है आपको, है ना। सो एंटीबायोटिक्स हैज़ वेरी लिटिल रोल इन डायरिया बिकॉज आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि 90% जो कॉजेज़ होते हैं वायरल होते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट होता है, जिंक देना चाहिए बच्चे को। जिंक से क्या होता है कि वो गट की मोटिलिटी को भी कम करता है, फिर जो आंतों की परत होती है अंदर, जो लेयर होती है, उसका रीजनरेशन में बहुत हेल्प करता है। जिंक प्लेज द मेन रोल। जिंक प्लेज द मेन रोल, फॉलोड बाय प्रोबायोटिक्स एंड ORS। सर विच प्रोबायोटिक्स शुड बी मेडिकेटेड, और जैसे आजकल बहुत चीज़ों को कहने लग गए हैं कि ये प्रोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक है, नहीं, मेडिकेटेड लेना चाहिए हमें, वो एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। राइट। ठीक है सर, दिस टॉपिक आई फील लाइक इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक, क्योंकि डायरिया ऑलमोस्ट हर किसी के घर में कभी ना कभी होता ही है। राइट राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग इसको इग्नोर करते हैं, एंड आई एम रियली सरप्राइज टू नो कि यू हैव टोल्ड मी कि बच्चों में आफ्टर निमोनिया दिस इज द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। राइट राइट राइट। सो आई गेस हर किसी को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस सर कि वैक्सीनेशन एंड हाइजीन प्लेज व्हाट बिग रोल, कितना बड़ा रोल है उसका टू प्रिवेंट this disease, right. and this can save life, right. and I never knew कि जिंक का रोल है। I am myself being a doctor, मुझे भी इतना नहीं पता था कि जिंक का इतना बड़ा रोल है, कि जिंक शुड बी द फर्स्ट मेडिसिन, वन ऑफ द फर्स्ट मेडिसिन टू बी गिवन इन डायरिया। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग अस इन दिस। थैंक यू सो मच। सो आज जैसे हमने डायरिया के बारे में जाना कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड डिजीज बट ऑल्सो कुड लीड टू वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स। सो इसको इग्नोर ना करें। गर्मी में हाइजीन का, हैंड वॉशिंग का बहुत ध्यान रखें, एंड अगर किसी को भी आपको लगता है कि आपके बच्चे को डायरिया हो रहा है, उसको बिना इग्नोर करें जल्दी से जल्दी पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। जय हिंद।